वेलकम टू गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखो, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसकी ज़रूरत क्या होती है, क्या उसके नेचर है, एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है, इस सब के बारे में पढ़ा था। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वो इंडिया में ही लागू किया जाता है, तो इसके बारे में हमने टोटली स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी कि IFRS। ये जो है ऐसा अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का स्टैंडर्ड है जो केवल वही कंपनीज यूज़ करती है जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती है या फिर जिस कंपनी के अंदर फॉरेन करेंसी लगी होती है, तो ये उन कंपनीज़ को फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको बता दूं कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है और अब इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे IFRS। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप। हम स्टार्ट करते हैं। IFR सबसे पहला आता है कि जो IFRS है उसकी एजम्पशन क्या है। सबसे पहली है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसमें ये मान लिया जाता है कि बिजनेस जो है अनलिमिटेड टाइम तक यानी इन्फिनिट जीवन, इसका अंत जो है बहुत लंबा है। ये कह सकते हैं कि कोई एंड पॉइंट हम टाइम का नहीं बता सकते, या यूँ कह सकते हैं कि व्यवसाय जो है भविष्य में दीर्घ तक चलता रहेगा। सेकंड है अक्रूअल एजम्पशन। इस मान्यता के अनुसार कहा गया है कि लेन देनों का जो लेखा है वो अक्रूअल बेसिस पे होगा, कैश बेसिस पे नहीं होगा। उपार्जन आधार वो आधार होता है जिसमें लेन देन जैसे ही होते हैं उनको उसी समय या उसी टाइम उनका लेखा कर दिया जाता है, या उन जो भी लेन देन होते हैं उनकी सेटलमेंट कर दी जाती है। बाद में कोई सेटलमेंट नहीं होती, जो लेन देन जैसे होगा उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। ये इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि कैश जब रिसीव होगा तभी लेखा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसमें जैसे ही कोई लेन देन हुआ तुरंत उसका लेखा कर दिया जाता है। थर्ड आता है मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। चालू क्रय शक्ति को माप इकाई मानना है। इसका अर्थ है कि संपत्तियों को बैलेंस शीट के अंदर, जो भी एसेट्स होती है उनको बैलेंस शीट के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नहीं दिखाया जाता। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होती है जब हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं। मान लेते हैं हमने 2018 में कोई एसेट्स 1 लाख की खरीदी थी, तो 2018 में हमने जब ये खरीदी थी तो हमने 1 लाख पे उसकी पोस्टिंग कर दी थी। अब 2019 आया तो इस कॉस्ट के बेस पे हमने इसमें 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया, अंदाजे से कि इसकी वैल्यू 10,000 कम होगी। 2019 में ये 90 की बच गई है। तो ये होता है हिस्टोरिकल बेस। तो जो IFRS है उसमें इस बेस पर एडजस्टमेंट नहीं की जाती या उस बेस पर रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। इसके अंदर क्या होता है, जो भी एसेट्स होती है उसका करंट और फेयर वैल्यू दिखाई जाती है, यानी कि एसेट्स को उन मूल्य पर दिखाया जाता है जो उस संपत्ति के वर्तमान में क्रय पर चुकाया जाता है। यानी कि हमने इसके अंदर लिया कि 2018 में हमने 1 लाख की ली थी, ठीक है। 2019 में हमने क्या किया था, हिस्टोरिकल बेस पे 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा के और 90,000 की बना दिया था। पर अगर हम ये मेथड देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब अगर 2019 में अगर वो 80,000 की बची हुई एसेट्स है तो वो 80,000 की दिखाई जाएगी, न कि 90,000 की। 90,000 तो बुक वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, पर ये कह रहा है ट्रू एंड फेयर, करंट एंड फेयर वैल्यू दिखाई जाएगी। तो करंट में उसकी 80 भी हो सकती है और हो सकता है 1 लाख भी हो, तो ये प्राइस उसमें दिखाई जाएगी। तो इस तरह से इससे क्या आती है और इसी तरह जो लाइबिलिटी होती है उसको भी इसी तरह से दिखाया जाता है। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है इससे कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है। इसके बाद आता है कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन।
कांस्टेंट परचेजिंग पावर कंजप्शन का मतलब है कि जो पूंजी का मूल्य होता है साल के एंड में हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो जो है मूल्य वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। महंगाई होगी तो आपका पूंजी का मूल्य अप मिलेगा, और अगर मान लो मंदी होगी तो आपका पूंजी का मूल्य डाउन मिलेगा। तो इसमें हिस्टोरिकल बेस पे नहीं होता ये भी। इसके बाद आता है नीड फॉर IFRS। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत पड़ने के कई कारण हैं जिनको हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहला है ईजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, यानी कि पूंजी मार्केट क्या हो गए, अब राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गए, और अब कंपनियां इस स्थिति में है कि वह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से भी पूंजी कलेक्ट कर सकती है। पूरे विश्व के विनियोजक उन्हीं वित्तीय विवरणों पर विश्वास करते हैं जो IFRS के बेस पे बनाए जाते हैं। यानी कि जो कंपनी इस बेस के अकॉर्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करेगी उन्हीं पर ही विश्वास करेंगे जो पूरे यानी कि वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर हैं। जो हमने किया AS पे बनाया उस पे विश्वास नहीं करेंगे। तो इस तरह से IFRS के बेस पर बनाए गए वित्तीय विवरण अब विदेशों से पूंजी एकत्रित करने के लिए अनिवार्य हो गई हैं। यानी कि अगर आपको विदेशों से पूंजी कलेक्ट करनी है तो आपको अकाउंट IFRS के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके बनाने पड़ेंगे। इसके बाद है इजी टू मेक कंपैरिजन। अंतर्राष्ट्रीय विनियोजक जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत लेखांकन प्रमापों के आधार पर ही वित्तीय विवरणों की तुलना करना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि IFRS नॉर्म्स फॉलो करके अगर आपने बनाए हैं तो उसकी तुलना की जा सकती है, और वो इसी से ही कंपेयर करना पसंद करते हैं। किसी और जैसे कि AS स्टैंडर्ड है इससे वो कंपेयर करना पसंद नहीं करते। तो इससे इन्वेस्टर को अंतर्राष्ट्रीय आधार पर अपने विनियोगों की तुलना करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इससे उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसमें गलती रहने का जोखिम भी कम हो जाता है। सेकंड आता है यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IFRS के अपनाने से वित्तीय विवरणों में एक तो देखो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, दूसरा कंपेरेबिलिटी का गुण आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो अगर आप ये अपनाते हो, ये फॉलो करते हो, तो ये सारे गुण आपके उसमें अकाउंट में आ जाएंगे। तो इससे तीनों गुण होंगे इकट्ठे। इसके बाद आता है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रोड। देखो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियां व्यवसाय कर रही है उन्हें वित्तीय विवरणों के 2 सेट बनाने होते हैं। एक सेट तो AS के अकॉर्डिंग और दूसरा IFRS के अकॉर्डिंग। पहला सेट वो अपने देश के लेखांकन प्रमापों के आधार पर बनाते हैं, और दूसरा वो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर बनाना जरूरी होता है। तो देखो इनका लिए खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि 2 तरीके के सेट तैयार करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा ही। तो इस तरह से उसे केवल वित्तीय विवरणों का एक सेट ही, यानी कि अगर आप IFRS के नॉर्म्स को अपनाकर आप अकाउंट तैयार करते हैं तो आपका जो है लागत है वो कम आ जाएगी। किससे? विदेशों से फंड एकत्रित करने में, क्योंकि आपको अलग अलग बनाने नहीं पड़ेंगे ना। इंडिया के लिए जब इंटरनेशनल लेवल पर ये फॉलो किया जाता है तो एक बार आप बना लोगे, चाहे किसी कंट्री से फंड रेज करो, सारे इसी को ही देखकर अपने डिसीजन लेंगे आपकी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस तरह से आपको अलग से कॉस्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वर्तमान में भारतीय लेखांकन प्रमापों और IFRS में बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि AS और IFRS में अंतर बताया। भारतीय लेखांकन प्रमापों के अनुसार जो एसेट्स होती है उसकी वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल बेस पे, और IFRS में एसेट्स की वैल्यू को करंट एंड फेयर जो वैल्यू होती है उसके बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जिस मूल्य में वो बाजार में बेची जा सके वो मूल्य रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद है डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन द अकाउंट। अगर आप IFRS के अकॉर्डिंग या इसके रूल फॉलो करके अकाउंट बनाते हो तो आपके
फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जो मैनिपुलेशन का काम होता है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि खातों में हेरा फेरी करना बहुत कठिन काम हो जाएगा। इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ आईएफआरएस, यानी कि अगर आईएफआरएस के अकॉर्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो, इसके रूल फॉलो करके प्रिपेयर करते हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे आपकी फर्म को। फर्स्ट है हेल्प टू एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ग्लोबली, जिन संस्थाओं की व्यावसायिक क्रियाएं इंटरनेशनल लेवल पर फैली हुई है कई देशों में, यदि वे संस्थाएं अपने विवरण उन देशों के जो हर एक कंट्री के अंदर अलग, जैसे अपने ASI इसी तरह हर एक कंट्री के अपने भी अलग अलग कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, तो इस तरह से अगर वे संस्थाएं अपने विवरण उन भिन्न भिन्न देशों में प्रचलित लेखांकन प्रमाणों के अनुसार तैयार करेगी, तो इन संस्थाओं को वित्तीय विवरणों को कंसोलिडेशन करने में बहुत समस्या आएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या है, IFRS के जो गाइडलाइंस है या रूल है उनको फॉलो करके अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, तो वो सभी कंट्री के अंदर मान्य होंगे और आपके सामने कंसोलिडेशन की समस्या भी नहीं उत्पन्न होगी। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए उनको क्या चाहिए, एक तो उच्च श्रेणी के और उनके उद्देश्य के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उनसे रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देती है, और एक विश्वसनीय और एक ट्रांसपेरेंस, दूसरा ऐसी सूचना जिसको कंपेयर भी कर सको, ऐसे विवरणों की उनको ज़रूरत होती है। और ऐसे विवरण केवल किसके बेस पे तैयार किए जा सकते हैं, IFRS स्टैंडर्ड्स जो है या नॉर्म्स है उनको फॉलो करके तैयार किए जा सकते हैं। ये क्या होंगे, इससे इन्वेस्टर को हेल्प मिल जाएगी, वो अपना डिसीजन ले लेंगे कि किस कंपनी में इनको इन्वेस्टमेंट करना है, किस में नहीं करना है। हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, यदि वित्तीय विवरण विश्वव्यापी प्रचलित लेखांकन प्रमाणों के आधार पर तैयार किए गए हों तो विदेशों से पूंजी प्राप्त करने में आसानी होगी। विश्वव्यापी प्रचलित कौन सा स्टैंडर्ड है, IFRS। अगर इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं तो आप विदेशों में या फॉरेन करेंसी किसी भी कंट्री से आप इजीली रेज कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और कॉस्ट भी कम पड़ेगी। लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स अब्रोड, IFRS अपनाने से विदेशों से पूंजी एकत्रित करने की लागत को कम कर सकती है, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो ये सभी कंट्रीज़ के अंदर ये मान्य है। अगर आप दूसरा AS बनाते हो और आपको विदेशों से फंड एकत्रित करना है तो आपको ये सेट भी बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको 2 सेट बनाने पड़ेंगे। तो क्यों ना आप इसी के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट प्रिपेयर करके आप विदेशों से भी फंड रेज इजीली कर सकते हो। हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, उन देशों में जहां IFRS लागू किए गए हैं वहाँ जो अकाउंटेंट है एज ए प्रोफेशनल तौर पर वो बहुत अच्छे ढंग से सेवाएं देने में सक्षम होते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यूज, IFRS के बेस पर तैयार किए गए जो वित्तीय विवरण होते हैं उनमें संपत्तियों को, यानी कि जो भी एसेट्स होती है, करंट और ट्रू एंड फेयर व्यू के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एसेट्स को बाजार मूल्य पर दिखाया जाता है। जिस टाइम जो अकाउंट बनाते हैं और उस टाइम बाजार में उन एसेट्स की वैल्यू वो दिखाई जाती है, ना कि पुरानी जो किताबों में लिखी हुई वैल्यू थी उसको एडजस्ट करके नहीं दिखाया जाता। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।